नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस ज्ञान में। दोस्तों ये पार्ट सेकंड है जनवरी मंथ का। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉम्प्रिहेंसिवली। इन दिस पार्ट वी विल कवर इंटरनेशनल रिलेशंस। द मोडस ऑपरेंडी ऑफ दिस लेक्चर विल बी सेम एज वी हैव फॉलोड इन द फर्स्ट वन। कैसे? सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे। तो जैसे ही हम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे कि जीएस के कौन से पार्ट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, देखेंगे फ्यूचर में क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किया जा सकता है, मेंस में कैसे हम लोग इसे यूज करेंगे, और किसी भी डेटा को कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राफ में और इसको यूज कर सकते हैं मेंस में, और प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है यूएसए प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। देखिए यूएसए, व्हाई यूएसए फॉलोइंग सच मेजर्स। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूएसए को ऐसा लग रहा है कि देयर आर द मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड दोज हु आर फॉलोइंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से क्या हो रहा है कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो यूएसए का वो बढ़ रहा है। इस ट्रेड डेफिसिट की वजह से जो जॉब लॉस हो रहा है, इकोनॉमी में बहुत सारे अनसर्टेनिटी जा रहे हैं, इसीलिए यूएसए ऐसे मेजर्स ले रहा है। तो वाइंडे सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑल्सो अलाउ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट डेवलपिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड फॉरेन कॉम्पिटिटर्स। देखिए कोई भी फॉरेन का जो कॉम्पिटिटर से वेल इस्टेब्लिश्ड है उससे जो बचाने के लिए ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि अपने जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हो उनको बचाया जा सके। इसके कई टाइप्स होते हैं प्रोटेक्शनिस्ट के, जैसे कि प्रोटेक्शनिज्म के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे टैरिफ हो गया, कोटाज हो गया और सब्सिडीज़ हो गया। मैं समझाता हूँ आपको टैरिफ क्या होता है। देखिए जैसे सपोज दैट कि कोई भी सामान जो है वो यूएसए से इंडिया में आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगाती है। तो गवर्नमेंट मान लो 40 रुपये टैक्स लगाती है, तो 100 रुपये का सामान यूएसए से कहाँ आया? इंडिया में, तो वो 140 रुपया होगा। इन दिस केस क्या करेगी गवर्नमेंट? 140 की जगह पे इसके ऊपर 70 रुपये कर देगी, तो ये अब 170 रुपये का था। जैसे ही इसका प्राइस बढ़ेगा डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। तो ये होता है टैरिफ। कोटा में क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन द वॉल्यूम ऑफ द इम्पोर्ट्स। जैसे पहले क्या करता था कि 100 केजी कुछ मंगवाते थे किसी भी कंट्री से इंडिया में, अब गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कई सारे कोटाज लगा दिए गए हैं कि आप हमेशा कभी भी 50 केजी से ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। दैट इज़ कॉल्ड द कोटाज। एज सब्सिडीज़ में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने लोकल जो इंडस्ट्रीज रहती है, एमएसएमईज रहती हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ देती है सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्शन एंड compete इन द मार्केट। सो ये मतलब एक्चुअल टाइप्स होते हैं प्रोटेक्शनिज्म के। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि वाई इन द न्यूज़ में सबसे पहले देखेंगे कि द यूएसए अपहोल्डिंग अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी हैज़ डिसाइडेड टू एग्जिट फ्रॉम द की ग्लोबल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस एग्रीमेंट एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो मोर ऑन द न्यूज़ में क्या बोल रहा है कि यूएसए इज ऑल्सो एंगेज्ड इन द टैरिफ वॉर एंड हैज़ थ्रेटेन्ड टू इम्पोज द हाई टैरिफ ऑन द इम्पोर्ट्स फ्रॉम द ट्रेड सरप्लस कंट्रीज। इंडिया भी ट्रेड सरप्लस कंट्री है यूएसए के अगेंस्ट में, टू रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट टू यूएसए। और इन 2023 में क्या हुआ था? यूएसए ट्रेड डेफिसिट वाज 1.05 ट्रिलियन डॉलर्स था विथ ओनली 4 कंट्रीज। कौन कौन से वो 4 कंट्रीज थे? चाइना, मैक्सिको, कनाडा एंड ईयू। लोकल इंडस्ट्रीज को कैसे प्रमोट करेगा? इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज मार्केट कॉम्पिटेटिवनेस। ठीक है, मार्केट में जो है उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, क्योंकि जो बाहर से जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उनका टैरिफ बढ़ा दिया है, कोटा बढ़ा दिया है। तो या तो आप एमएसएमई या तो अपने लोकल इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ दे रहे हैं। मेंटेन करेगा ट्रेड बैलेंस एंड रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, इंपोर्ट कम होगा तो ट्रेड बैलेंस होगा और जो डेफिसिट भी कम होगा। हायर करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे ही कोई भी इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री इंक्रीज करती है तो कई सारे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज होते हैं। सो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल वर्कर्स भी इंक्रीज होगा। इक्विटेबल कॉम्पिटेटिवनेस भी बनेगा। कैसे? ईजियर टू डेवलपिंग कंट्री टू कम्पीट विद एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज विद फ्री मार्केट एंड हाई वेजेस। डिसएडवांटेज क्या है? हैम्पर्स करेगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। कैसे? बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होते हैं दूसरे कंट्रीज से आते हैं, तो वो इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएंगे। लिमिटेड चॉइस एंड इंक्रीज द कॉस्ट फॉर द कस्टमर्स। जैसे ही आप इंपोर्ट कम करा देंगे या तो इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो जो लिमिटेड चॉइस हो जाता है कस्टमर को, आप जो डोमेस्टिक में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी को लेने का उनके पास चॉइस बचेगा, तो ये लिमिटेड चॉइस होगा। पर हो सकता है कि उनका जो क्वालिटी होता है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज। मिसलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। लोकेशन आप जो रिसोर्सेज जो होता है उसका पर्टिकुलर जो
जो जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहता है वहाँ पे आप उसको एलोकेट नहीं कर पाते हैं, ये एक डिसएडवांटेज हो गया। इनइफेक्टिवनेस ऑफ द टैरिफ्स में हार्म टू द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग टर्म, जो कि लॉन्ग टर्म में किसी भी जब टैरिफ जो रहता है वो लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्रीज़ को हार्म करता है ड्यू टू इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से जैसे ही आप किसी इंडस्ट्रीज़ को अगर ज़्यादा सब्सिडीज़ देते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ये एक नेगेटिव आउटकम हो सकता है। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ दिस मेजर्स देखेंगे इसका, ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑन मल्टीलैटरलिज्म और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, वीकनिंग ऑफ द ग्लोबल इंटरनेशनल। ठीक है, जैसे ही यूएस से बाहर निकलेगा तो ठीक है, यूएस इज वन ऑफ द पावरफुल एंड वेल डेवलप्ड कंट्री है, तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो जो उस इंस्टीट्यूशन का जो एक्चुअल जो ग्लोबल और एक्चुअल पोजीशन जो होता है, एक्चुअल पोजीशन जो होता है वो वीक होता है। यूएसए सोवरेनिस्ट व्यू ऑफ द इंटरनेशनल लॉ एसिलेट्स द वीकनिंग ऑफ द नॉर्मेटिव अथॉरिटी ऑफ द मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थ्रेट टू द ग्लोबल रिसर्च। ठीक है, WHO बहुत सारे रिसर्च करता है विद द हेल्प ऑफ द यूएसए के जो कंट्रीब्यूशंस रहते हैं उससे, तो यहाँ पर भी इम्पैक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में जो कोई भी पैंडेमिक इंडेमिक या तो कोई भी ग्लोबल डिजीज़ जो उसके अगेंस्ट में जो रिसर्च होता है वो नहीं होगा, तो इसका भी एक थ्रेट टू ग्लोबल रिसर्च भी हो सकता है। फंडिंग होता है यूएसए द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द फंडिंग वेरियस ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इम्पैक्टिंग डेवलपमेंटल एंड द इमरजेंसी वर्क्स। एग्जांपल में देख सकते हैं कि यूएसए जो होता है टोटल कंट्रीब्यूट बीइंग 15.6% WHO टोटल रेवेन्यू 22-23। डायरेक्ट इसका आप ग्राफ बनाइए एक, और आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लिए कि 15% या 16% ऑफ द टोटल जो होता है रेवेन्यू ऑफ द WHO बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द यूएसए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो होगा, जैसे यूएस इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस करता है, जैसे ही वो विड्रॉ करता है किसी से भी तो उसका भी इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड सप्लाई और चैन डिसरप्शन होता है। अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी विद द यूज ऑफ द टैरिफ्स एंड द पोटेंशियल इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ग्लोबल सप्लाई डिसरप्ट क्या करता है ग्लोबल सप्लाई चैन को, और अनसर्टेनिटी इन द ट्रेड फ्लो और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस जो होता है वो लूज़ होता है। ग्लोबल साउथ पे भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द जो किसी भी जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे WHO है चाहे WTO है, ये लोग जो होते हैं वीकर कंट्री या तो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। तो जैसे ही यूएस विड्रॉ करता है तो उसके ऊपर जो उसको जो कंट्रीब्यूशन रहता है उसका कम होता है। तो the global south with lack of the adequate resources lay on the multilateral institutions to ensure fairness and justice। तो इसके वजह से भी इम्पैक्ट बढ़ सकता है। इम्पैक्ट ऑन द इंडियाज कॉपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है इम्पैक्ट ऑन द इंडिया एंड यूएस कॉपरेशन? तो आप देखिए ये जो टॉपिक है मेंस का, उसमें क्या लिखा हुआ है GS2 के, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। किसी भी पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स का इंडिया या चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री, इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ट्रेड प्रमोशन होगा। कैसे? दिस कैन बी सीन एज अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। इंडिया को अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन देखा जाएगा अमिड्स द यूएस चाइना ट्रेड टेंशन। यूएस और चाइना के ट्रेड टेंशन के बीच में इंडिया को एक मतलब एक अल्टरनेटिव के रूप में देखा जाएगा। एग्जाम्पल में आप डायरेक्ट लिखिए कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स रिमूव 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी फ्रॉम द एंटिटी लिस्ट से। डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। इंडो पैसिफिक में क्या होगा? बेस्ड ऑन द पाइवोट टू द एशिया स्ट्रेटेजी, यूएसए हैज प्रमोटेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया इन द इंडो पैसिफिक रीजन टू काउंटर चाइना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल डालिए, डायरेक्ट आप क्वाड का एग्जाम्पल लिख दीजिए, IMEC का कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी, बहुत सारे जो हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, नॉलेज शेयरिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थ्रू दीज इनिशिएटिव्स, तो यहाँ पे भी इंडिया को फ़ायदा होगा। एग्जाम्पल में डायरेक्ट लिख दीजिए ICET का। उसके बाद देखें नेगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ट्रेड कॉम्पिटिशन्स बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट जो इंडियन एक्सपोर्टर में फेस हाइटेंड कॉम्पिटिशन इन द थर्ड मार्केट वेयर चाइनीज गुड आर डाइवर्टेड एंड रीडायरेक्टेड ड्यू टू द यूएस टैरिफ की वजह से। अब यूएस में तो सारे गुड्स वगैरह जाएंगे नहीं, तो चाइना जो है वो थर्ड प्लेस को ढूंढेगा, तो वहाँ पे वो अपने जो गुड्स को सप्लाई करेगा चाइना। तो जब यहाँ पे इंडिया के लिए जो होता है कंपटीशन बढ़ सकता है, ट्रेड कंपटीशन बढ़ सकता है। टैरिफ ऑन द इंडियन ट्रेड में यूएसए हैज क्रिटिसाइज्ड इंडियाज ट्रेड पॉलिसी, जहाँ पे हम लोगों ने हाई टैरिफ लगाया हुआ है। एग्जांपल में जैसे कि हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल हमारे यहाँ आता है तो उसके ऊपर अच्छा खासा टैरिफ लगता है। यूएस हैज यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यूएस हैज ट्रेड डेफिसिट ऑफ $45.7 बिलियन, मतलब डायरेक्ट 46 बिलियन के आसपास इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है यूएस का, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी, देखो टाइटन इमिग्रेशन पॉलिसीज लाइक H1
visa restrictions banning birth right, citizenship etc. may impact India's tech workers and diaspora in the USA. जैसे इंडिया सप्लाई 70% ऑफ H1 वीज़ा जो वर्कर्स हैं टोटल, तो ये देखिए आप ऐसे ग्राफ्स में लगती है कि 70% जो है इंडियंस H1 वीज़ा वर्कर्स को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन क्या हो सकता है। इसका कंक्लूजन क्या है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन दीजिए जो बैलेंस रहे, जो और एक पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ ये भी बताना है कि ऑल्दो वो कई सारे मेजर्स उनके लेने के बाद भी हम कई सारे अलग अलग जो डाइवर्सिफाई करेंगे अपने जो ट्रेड पॉलिसीज़ को और उसमें स्टेबल करेंगे खुद को। तो क्या लिखा है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप इंडियाज एबिलिटी टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रेड वॉर्स फाइनेंशियल रीअलाइनमेंट एंड इमर्जिंग ब्लॉक विल बी पाइवोटल। इंडियाज पॉलिसीज शुड फोकस ऑन द स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, बायलैटरल ट्रेड करो, डाइवर्सिफाई करो एक्सपोर्ट मार्केट को, अलग अलग मार्केट्स ढूंढो, एंड चैंपियनिंग रिफॉर्म इन द मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, और जो अलग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उनमें जो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करो। ये हो गया एक पॉजिटिव एयर फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मीनीलेटरलिज्म एंड मल्टीलेटरलिज्म। मीनीलेटरलिज्म और मल्टीलेटरलिज्म न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि देखिए रिसेंट एडॉप्शन ऑफ द साइबर क्राइम ट्रीटी बाय द यूएन जनरल असेंबली। एग्जांपल डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड साइबर क्राइम ट्रीटी, तो आप वहाँ पे ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रहना चाहिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, तो इसी ने अडॉप्ट किया, इसलिए ज़्यादा न्यूज़ में है। अब ये देखिए ये सब ये देखिए यूएन साइबर क्राइम ट्रीटी एंड रिसर्जेंस ऑफ द मल्टीलेटरलिज्म, ये सब बिना काम का ऐसे ही दिया है, किसी काम का नहीं है, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं हम लोग कि मल्टीलेटरलिज्म और मिनीलेटरलिज्म क्या होता है। मल्टीलेटरलिज्म इज द डिफाइंड इज द अपोजिट टू बायलैटरलिज्म एंड यूनिलेटरलिज्म, इवॉल्विंग कोऑपरेशन बिटवीन 3 और मोर स्टेट्स एडहरिंग टू द कॉमन इशूज बेस्ड ऑन द शेयर्ड सिस्टम ऑफ द नॉर्म्स एंड वैल्यू। यहाँ पे 3 से ज़्यादा जो रहते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा जो होते हैं स्टेट्स होते हैं, कॉमन इशूज़ पे और शेयर्ड सिस्टम ऑफ द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को फॉलो करके मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। एग्जाम्पल में डाल दिए यूएन, IMF हो गया और वर्ल्ड बैंक। मिनीलेटरलिज्म क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक याद करना है, क्योंकि जैसे आप मिनीलेटरल और मल्टीलेटरलिज्म को, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन और मिनीलेटरल इंस्टीट्यूशन को कंपेयर करेंगे तो इसके कैरेक्टर के बेस्ड पे आप कई सारे जो डिफरेंसेस कर सकते हैं। इसका मेन कैरेक्टर क्या है, इनफॉर्मल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वॉलंटरी फ्रेमवर्क होते हैं इसके, विथ वेरिड सिचुएशनल इंटरेस्ट, मतलब अलग अलग सिचुएशंस में इसका इंटरेस्ट होता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग इंटरेस्ट होता है। शेयर्ड वैल्यूज़ और द रिलेवेंट कैपेबिलिटीज़, जैसे जैसे आपके अलग अलग लोगों की वैल्यूज़ होती है कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो इसका ये मेन जो होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है। इट वाज परस्यूड इन द डिस्गाइज बिटवीन द मेजर पावर्स एंड द लेड टू द क्रिएशन ऑफ द मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे जब ये मिनीलेटरल्स जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं जब, तो धीरे धीरे मल्टीलेटरल में भी कन्वर्ट होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए गैट जो होता है पहले एक मिनीलेटरल था, बाद में मिनीलेटरल ओरिजिनेटेड एज ए मिनीलेटरल नेगोशिएशन बिटवीन द मेजर पावर्स, बाद में वो मल्टीलेटरलिज्म में कन्वर्ट हुआ है। अब जैसे अब आप मिनीलेटरलिज्म का एग्जांपल और दे सकता हूँ, जैसे क्वाड हो गया, ठीक है, ऑकस हो गया, ये सब भी मिनीलेटरलिज्म का ही एग्जांपल है। एग्जांपल में आप ये देखिए कंपैरिजन बिटवीन द बोथ दिया हुआ है, यहाँ पे एक्टर इन्वॉल्व, हमको पता है मिनीलेटरल में 3 से 4 रहते हैं, मल्टीलेटरलिज्म बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल कंट्रीज होती हैं। फॉर्मेलिटी द एडहॉक एग्रीमेंट, वॉलंटरी आउटकम एंड कमिटमेंट। मिनीलेटरलिज्म में ऊपर ही हमने पढ़ा है कि इनफॉर्मल, फ्लेक्सिबल, वॉलंटरी फ्रेमवर्क, फॉर्मल, इंस्टीट्यूशनलाइज एंड एडहियरेंस टू द रूल्स एंड नॉर्म्स को, इनिशिएटिव टू एड्रेस द स्पेसिफिक थ्रेट, वही सिचुएशनल बात किया था हमने, डील्स विद द ब्रॉडर ग्लोबल इशूज़, एग्जांपल क्लाइमेट वगैरह से लेके पेरिस एग्रीमेंट हो गया, ओनली इन्वॉल्व टू द क्रिटिकल मास ऑफ द मेंबर्स, ब्रॉड एंड इंक्लूसिव अप्रोच होता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, देखिए क्वाड दिया हुआ है, यहाँ पे WTO दिया है, IMF दिया है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्टिंग टुवर्ड द मिनीलेटरलिज्म, कौन कौन से फैक्टर्स जो डिमांड कर रहे हैं लोग मिनीलेटरलिज्म की तरफ शिफ्ट हो जाए। देखिए राजी मल्टीपोलैरिटी में जैसे कि पहले इमर्जिंग मल्टीपल सेंटर्स ऑफ द पावर सच एज चाइना, रशिया, तो ये चैलेंजिंग हो जा रहा है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में कि किसी एक मेजर कंसेंसस पे पहुँचे। सो देयर इज द डिमांड एंड देयर इज द शिफ्टिंग टुवर्ड्स द मिनीलेटरलिज्म। स्ट्रेटेजिक अलायंस वर्सेस ग्लोबल कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ द इशू स्पेसिफिक पार्टनरशिप विद लाइक माइंडेड कंट्रीज। अब स्ट्रेटेजिक अलायंस कर रहे हैं कई सारे कंट्रीज, तो उनको ज़्यादा आसान हो रहा है, इसलिए मिनीलेटरलिज्म फॉलो हो रहा है। क्वाड हो गया, ऑकस हो गया, इंडिया, जापान, USA ट्राईलेटरल जो होता है, ये सब भी ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ईजी रेगुलेशन और ईजी रेगुलेशंस एंड इनफॉर्मल मैकेनिज्म यूज टू मिनीलेटरल इंस्टीट्यूशन सच एज बासेल कमेटी एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ऑफर एडवांटेज लाइक द बॉटम अप अप्रोच होता है। इनका जो अप्रोच रहता है ना वो बॉटम अप, तो ये जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है रेगुलेशन, हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक में ही पढ़ा था।
डिसीजन मेकिंग रहता है, लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशन हैव द फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसीज एंड हेट्रोजिनस मेंबर्स ऑफन डिले डिसीजन। हमेशा जो होता है जो मल्टीलेटरल से होता है वहाँ पे डिसीजन का डिले होता है। एग्जाम्पल में आप जैसे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में डिले डिसीजन मेकिंग में एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक जो फाइनेंस करना था डेवलप्ड कंट्री को डेवलपिंग कंट्री के लिए, वो अभी तक ठंडे बस्ते में है, वैसे ही पड़ा हुआ है। स्टैग्नेशन इन द रिफॉर्म, जैसे आप एग्जाम्पल डायरेक्ट लिखिएगा कि WTO का जो डिस्प्यूट रिड्रेसल जो मैकेनिज्म हो बिल्कुल कब से ठंडे बस्ते में है। परसीव्ड फेलियर ऑफ द मल्टीलेटरिज्म, COP29 of the UNFCCC recent highlighted the issues of the climate finance and the climate issues, climate justice। एग्जाम्पल में डायरेक्ट नीड फॉर द को एग्जिस्टेंस, अब दोनों का एग्जिस्टेंस का क्यों जरूरत है, मिनीलेटरलिज्म को मल्टीलेटरलिज्म, मिनीलेटरलिज्म एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मल्टीलेटरलिज्म। एग्जाम्पल डायरेक्ट लिख सकते हैं, स्ट्रेंथन ऑफ द मिनीलेटरलिज्म लाई इन द एबिलिटी टू अचीव कंक्रीट रिजल्ट टाइमली, पर hence it could act as a catalyst for the ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द मल्टीलेटरल लेवल डायलॉग को स्टिमुलेट करता है नेगोशिएशन का। मिनीलेटरल ले द ग्राउंड फॉर द पॉलिटिकल डायलॉग एंड प्रमोट क्या करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बिटवीन द की पार्टनर बिफोर बीइंग टेकन ओवर द मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स। अब ये देखिए मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मिनीलेटरल में पहले से ही बात हो जाता है, तो इसको यहाँ पे और ज़्यादा ईजी रहता है नेगोशिएशन करने के लिए, यही ये बात कर रहा है। जैसे कि कोई UN के लेवल पे कुछ लाने के लिए इससे पहले ही EU पे बात हो जाए, ऑकस में बात हो जाए, और यहाँ पे फिर हम लोग उसके ऊपर नेगोशिएशन करें। एक्सेलरेट द पेस ऑफ द मल्टीलेटरल नेगोशिएशन, पेरिस एग्रीमेंट नेगोशिएशन वगैरह है। एग्जाम्पल पेरिस नेगोशिएशन ऑफ 2015 रिसीव्ड एन इनपुट विद द फाइनलाइजेशन ऑफ द US-China एग्रीमेंट मेजर इमिटर और रिड्यूसिंग इमिशन। तो फिलिंग गैप्स को, जो भी मल्टीलेटरल के जो भी इश्यूज़ हैं, उन इंस्टीट्यूशन जो भी सफ़र्स कर रहे हैं इश्यूज़ को, उसके अगेंस्ट में ये उसके गैप्स को ये फिल करने में हेल्प करते हैं। और डीलिंग विद द ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और रूल बेस्ड फ्रेमवर्क को भी ये हेल्प कर रहे हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या रहेगा, वाइल मिनीलेटरल कैन नॉट रिप्लेस मल्टीलेटरल, दे कैन सप्लीमेंट, कभी भी ये रिप्लेस तो नहीं कर सकते हैं मल्टीलेटरल को, बट दे कैन सप्लीमेंट द वर्क ऑफ द मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर डिप्लोमेसी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड कोऑपरेशन। बस इतना ही लिख के छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम अगले टॉपिक पे देखते हैं, रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन द क्लाइमेट नेगोशिएशन। अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है उनका क्लाइमेट नेगोशिएशन में क्या रोल है, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि रिसेंट इन द न्यूज़ में देखेंगे तो रिसेंट COP29 ऑफ द UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द बाकी अजरबैजान में हुआ है। ये PCS के लिए डायरेक्ट, या तो अब तो UPSC भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि COP29 कहाँ पे हुआ है, तो ये आपको बस ये याद रखना है। रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन एडवांसिंग क्लाइमेट नेगोशिएशन, कैसे जो होता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हेल्प करती हैं कि क्लाइमेट के नेगोशिएशंस के लिए। लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी, क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, दे हैव देयर ओन जो सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस एंड द बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस, तो दे हैव लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी। इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लेजिटिमेसी टू द क्लाइमेट नेगोशिएशन थ्रू स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क्स, मेंबरशिप इंक्लूसिविटी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। डायरेक्ट यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखिए, बताइए किसी का जो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं डायरेक्ट इसका UNCCD जो क्लाइमेट जो अपना यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी होता है उनका। बिल्डिंग ट्रस्ट करते हैं, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है, और स्ट्रक्चर्ड जो इंटरवेंशन है, आइडियोलॉजिकल बैलेंस रहता है, तो ट्रस्ट जो डेवलप करता है। एड्रेसिंग क्लाइमेट करप्शंस को हो जाता है, सच एज इलीगल जो लॉगिंग है, अनरेगुलेटेड कोल जो बर्निंग है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह को भी। और उसके बाद सपोर्टिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ, implementation in the global south institution through its set of the rules, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसेस। इसके लिए तो सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है कि जो ग्रेट ग्रीन वॉल है, इट इज़ द अप्रोच ऑफ शायद फाओ और एक, हाँ, ये जो सपोर्टिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ में एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग कि ग्रेट ग्रीन वॉल इज द आउटकम ऑफ द अफ्रीकन यूनियन प्लस द UNCCD का, ये बहुत बड़ा एक एग्जांपल हो जाएगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी टू इंश्योर कंप्लायंस के लिए, प्रमोटिंग क्लाइमेट जस्टिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मली देख लीजिए कि क्या क्या हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखते हैं चैलेंजेस इन द मल्टीलेटरल क्लाइमेट नेगोशिएशन क्या, लिमिटेड जो है लिमिटेशन ऑफ द UNFCCC का। सबसे किसी भी, जैसे कि आप जरूरी नहीं है कि ये UNFCCC ही लिखेंगे, डायरेक्ट लिखिए कि लिमिटेशन ऑफ द मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। एग्जाम्पल लिख सकते हैं UNFCCC के अंडर द पेरिस एग्रीमेंट इट्स एंड इट्स रूल बुक, ऑल कंट्रीज आर नाउ ऑन देयर ओन टू मिटिगेट, एडॉप्ट एंड पे। अब जब सब लोग अपने तरीके से ही करेंगे तो देयर इज द लिमिटेशन, तो ये लिमिटेशन हो गई। एग्जांपल डायरेक्ट लिख सकते हैं कि UNFCCC ये लिमिटेशन ऑफ द मल्टीलेटरल नेगोशिएशन, डायरेक्ट ये लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं कि अनरिजॉल्व्ड इशू ऑफ द क्लाइमेट जस्टिस,
lacked in its ability to provide the dependable assurance to developing countries on the climate finance from the developed countries. हमने ऊपर ही इसके बारे में बात किया है. नो नॉन रिकॉग्निशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइमेट चेंज. कई सारे कंट्रीज जैसे यूएस तो विड्रॉ भी कर जाता है कई जगह से, पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर गया, तो ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं कि दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज. और राइजिंग इमिशंस जो होता है, लगातार जो इमिशंस जो राइज होता है डिस्पाइट क्योटो प्रोटोकॉल मेजर एग्रीमेंट लाइक द Cancun and the Paris, UNFCCC has a little result with the increased level of the emissions. वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? रूल ऑफ द मिनीलेटरलिज्म. ठीक है, हमने ऊपर मल्टीलेटरलिज्म और मिनीलेटरलिज्म पढ़ा था, यहाँ पे फिर मिनीलेटरलिज्म का रोल आ गया. रोल ऑफ मिनीलेटरलिज्म क्या है कि पॉलीसेंट्रिक एंड मल्टी लेवल जो गवर्नेंस सिस्टम इन्वॉल्विंग स्मॉलर इंटरेस्ट बेस्ड कोलिशन कैन मोर इफेक्टिव देन द लार्ज मल्टीपल जो मल्टीलेटरल नेगोशिएशन. एग्जाम्पल में डाल सकते हो क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम, डायरेक्ट ये लिख के ख़त्म कर सकते हो, क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम. इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म क्या होना चाहिए? क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन शुड इन्वॉल्व डाइवर्स स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग जैसे कि यूथ और उसके बाद वेमेन, इंडिजीनियस कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी. इसके लिए सबसे अच्छा हमारा खुद का जो है मिशन लाइफ जो मोदी जी ने लॉन्च किया था वो है. तो इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म. प्रमोट जो इपिस्टेमिक जो इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह को इंटीग्रेट करने का जो ज़रूरत रहता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन लाइक IPCC इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल पैनल द क्लाइमेट चेंज प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंटीग्रेटिंग साइंटिफिक रिसर्च इनटू द पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द बेटर डिसीजन मेकिंग. ठीक है. प्रमोटिंग द वैल्यू बेस्ड जो कॉपरेशन इंस्टीट्यूशन मस्ट अपहोल्ड द कोर वैल्यू लाइक इक्विटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिविटी. और उसके बाद स्ट्रीमलाइन द क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म को भी स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है. ये बहुत ही ऐसे नॉर्मल टॉपिक है, इसको ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट अनाउंस्ड इट्स US ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ाई है. तो US जो है अनाउंस्ड इट विड्रॉल फ्रॉम द WHO. तो पॉजिंग ट्रांसफर ऑफ इट्स फंड सपोर्ट्स आर रिसोर्सेज टू WHO. फाउंडिंग मेंबर जो है WHO का थोड़ा सा ये देख ले सकते हैं. फाउंडिंग मेंबर है US, वाज फाउंडिंग मेंबर ऑफ WHO 1948. और उसके बाद जो अर्लियर विड्रॉ वगैरह ये सब हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया है. 15% हमने 15 और 16% का ऑफ द टोटल जो फंडिंग फ्रॉम द US होता है, ये याद रखना है. अब चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हो गया है. WHO के बारे में थोड़ा देखते हैं. UN एजेंसी. WHO प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड हेल्थ एजेंसी एंड इट इज़ मैंडेट टू कोऑर्डिनेट द वर्ल्ड्स रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल हेल्थ थ्रेट. जेंसी क्या है? इंटरनेशनल जो हेल्थ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द न्यूयॉर्क 1946 अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ WHO. की फंक्शंस क्या है? WHO कोऑर्डिनेटेड द वर्ल्ड रिस्पॉन्स टू द हेल्थ इमरजेंसी, प्रमोट वेल बीइंग, प्रिवेंट डिजीज एंड एक्सपांड एक्सेस टू द हेल्थ केयर. इट ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट, सेट गाइडलाइंस भी देता है. मेंबरशिप 194 मेंबर्स है और ग्रुप्ड इनटू 6 रीजन्स, अलग अलग रीजन्स से. ठीक, बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ये दोनों ध्यान में देना है. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग की उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग की क्या बात कर रहा है कि फंडिंग के बारे में. तो देखिए हाईएस्ट फंडिंग केम फ्रॉम द US, बिल मेलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है उससे, UK एंड जर्मनी. 2 मेन सोर्सेस ऑफ जो फंडिंग में है. SCO जो एसेट जो कंट्रीब्यूशन जो होता है, मेंबर्स जो स्टेट जो होते हैं वो खुद पे करते हैं, और उसके बाद वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है. गवर्नेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है. वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो होता है वो WHO का हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग फोरम होता है. इज हेल्ड एनुअली. कहाँ पे होता है? जिनेवा में होता है, स्विट्जरलैंड में. मेन फंक्शन आर टू डिटरमाइन पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अपॉइंट डायरेक्टर जनरल, सुपरवाइज फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड रिव्यू एंड अप्रूव प्रपोज प्रोग्राम्स एंड बजट. एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या होता है? इट गिव इफेक्ट टू द डिसीजन एंड पॉलिसी ऑफ द WHO. वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो डिसीजंस होता है उसको ये इंप्लीमेंट करती है. एंड इज हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल. Director generally appointed by the WHO World Health Assembly on the nomination of the executive board. तो WHO सेक्रेटरीट इंक्लूड इट हेडक्वार्टर इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड. और 6 रीजनल जो है ऊपर हमने बात किया है. इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ WHO रेगुलेटिंग इंटरनेशनल हेल्थ लॉस को, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को भी. उसके बाद ट्रैकिंग द हेल्थ इमरजेंसी एंड एलिमिनेटिंग डिजीजेस. ये सब बिल्कुल काम का नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, इससे क्वेश्चन बनेगा भी नहीं. आप WHO है तो आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ रहेगा तो आप ऑलरेडी ऐसे ही समझ जाएंगे. कुछ एक्स्ट्रा रहे, कुछ ऐसा यूनिक चीज़ें रहे जो कि WHO न करता हो फिर भी कर रहा है, उसको हम लोग देखेंगे. अब यहाँ शॉर्टकमिंग ऑफ WHO इंपॉर्टेंट ये है मेंस के लिए. पुअरली कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस टू द आउटब्रेक. एग्जांपल में देख सकते WHO डीलिंग डिक्लेरेशन ऑफ 2014 इबोला आउटब्रेक एज ए PHEIC.
अदर जो है डिस्क्राइब इट से 2009 स्वाइन फ्लू, तो ये सबसे बड़ा हो गया। एग्जाम्पल ये भी डाल सकते हैं, कोविड-19 का भी रिस्पॉन्स बहुत डिलेड था। पॉलिटिकल जो प्रेशर है, WHO बिलीव टू बी अंडर द अनड्यू पॉलिटिकल प्रेशर स्पेशली फ्रॉम द चाइना एंड USA। WHO इंडोर्समेंट ऑफ द टैक्सेस ऑन द स्टॉप ड्रिंक टू रिड्यूस शुगर कंजप्शन, एग्जाम्पल में फॉर इंस्टेंस बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मल्टीपल डिपार्टमेंट विद ओवरलैपिंग टास्क है, तो रिजिड ऑपरेशनल प्रोसेस, सो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस रहता है वो डिले करता है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं रहता है, मोस्टली डिपेंड ऑन द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस। और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज एलिज दैट द WHO alleged that WHO decision had been शॉर्ट बाय द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। WHO रिफॉर्म्स जो है ये सब कई सारे जो दिए हुए हैं कि ट्रांसफार्मिंग एजेंडा 2007, 3 लेवल ऑफ द ऑपरेटिंग मॉडल्स वगैरह, ये बिल्कुल काम का नहीं है। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, WHO लॉन्च इट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फंड इन 2022 टू सिक्योर फंडिंग फॉर द WHO न्यू स्ट्रेटजी। ये थोड़ा सा बस ध्यान में दे दीजिएगा कि सस्टेनेबल फाइनेंसिंग भी करेगा। WHO लॉन्च इट फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट फंड इन 2024 to secure funding for the WHO new strategy. WHO has also established the agile member state task group for strengthening WHO budgetary programmatic and the financial governance. WHO result framework वगैरह ये सब बिल्कुल काम का नहीं है, ऐसे ही बस नॉर्मली देख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे बोला है हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर द एवरीवन एंड एवरीवेयर। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द WHO के 14 जनरल जो प्रोग्राम ऑफ वर्क 2025 टू 2028, प्रमोट हेल्थ, प्रोवाइड हेल्थ, प्रोटेक्ट हेल्थ, बस ऐसे नाम याद करना है, बाकी किसी काम का नहीं। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये था, शॉर्ट कमिंग्स क्या है, हमने उसके ऊपर जो किसी भी मल्टीलेटरल जो है इंस्टीट्यूशंस जो है उसके अंदर कौन कौन से जो मेजर्स लेके हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वही वाला जो है यहाँ पे इसके चैलेंजेस के अगेंस्ट में जो है मेजर्स में लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इतना ज़्यादा न्यूज़ में था, चांसेस है कि ये मेंस में भी क्वेश्चन बन जाए और चांसेस ये है कि ये फिर से अगले साल फिर से रिपीट हो। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी में क्या बोला है, डेफो इन द न्यूज रिसेंटली वर्ल्ड बैंक जो है अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी हैज बैक्ड इंडियाज पोजीशन ऑन इट्स competence to decide the outcome of the dispute over 2 hydroelectric project in India's Jammu and Kashmir. Complaint was initiated by the Pakistan 2015 में led into dual track dispute resolution by the World Bank invoking both neutral expert on India's request, neutral expert India के request पे and permanent court of the arbitration on Pakistan request. देखिए डिस्प्यूटेड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, देखिए किशनगंगा जो प्रोजेक्ट है वो झेलम रिवर पे है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके 2018 में हमने इनोग्रेट किया था। और उसके बाद जो है रैटले जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे, चेनाब रिवर पे है। तो ये दोनों ही मेन जो है डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपको कभी भी पूछ सकता है कि किशनगंगा जो प्रोजेक्ट है जो झेलम पे, कि KGF याद रखिएगा, KGF है पर KGF रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो RCB, तो R मतलब रैटले होगा, C मतलब चेनाब रिवर पे है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1960 में साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मीडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड वाटर जो यूजर्स राइट्स में तो है, देखिए जो 3 जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो किसके पास हैं, इंडिया के पास है, मतलब ईस्ट में, इंडिया तो ईस्ट में है तो हमारे पास ईस्टर्न रिवर रहेंगी। वेस्टर्न रिवर किसके पास है, वेस्ट में पाकिस्तान है। तो जो CJI है मतलब कि चेनाब, झेलम और इंडस वो पाकिस्तान के पास है, और RSB जो है वो इंडिया के पास है। बस ये ऐसे ही याद रखना है, बाकी ये सब काम का नहीं। दिस गिव टू ये क्या प्रोवाइड करता है, इंडिया रफली 30% एंड पाकिस्तान अबाउट 70% ऑफ द वाटर कैरिड बाई इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम का जो 70%, इस 70 और 30 में जो है सिर्फ 30% ही इंडिया के पास आता है और 30% इंडिया के पास, 70% जो है वो पाकिस्तान के पास जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्यूट रिजर्सल जो मैकेनिज्म कैसे होता है। 3 लेवल ऑफ द जो ग्रेडेड मैकेनिज्म होता है। परमानेंट इंडस जो कमीशन होता है एक, तो जो कि डिसाइड करता है, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट होता है जो इंडिया ने इन्वोक किया था, और उसके बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब इसके चैलेंजेस में देखते हैं, WTO जो इंडस वाटर जो ट्रीटी है इसके चैलेंजेस क्या हैं। पाकिस्तान अपोजिशन टू इंडियन जो प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया। एग्जाम्पल में डायरेक्ट वही डाल सकते हैं जो किशनगंगा प्रोजेक्ट और ये रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इन्वायरमेंटल जो कंसर्न है, रैपिड मेल्टिंग ऑफ हिमालय ग्लेशियर ड्यू टू द क्लाइमेट चेंजेस में अल्ट्रेशन इन द रिवर फ्लो हो सकता है, तो ये भी एक वन ऑफ द चैलेंज है मेजर। इंडिया ग्रोइंग नीड्स विथ बार्गेनिंग जो पॉपुलेशन जो है अपना
पॉपुलेशन एंड एक्सपेंडिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडिया सिक्स टू री-इवेल्युएट इट्स वाटर राइट टू मीट करेंट डिमांड्स फॉर द इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी नीड्स के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी एंड द पॉलिटिकल प्रेशर जो है, तो इसी के साथ ये जो टॉपिक है ये इसमें वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट एडॉप्शन होना चाहिए। बोथ नेशन कैन अडॉप्ट इंटीग्रेटेड जो रिवर बेसिन मैनेजमेंट अप्रोच दैट इनिशिएट ज्वाइंट क्लाइमेट इंपैक्ट स्टडीज, सस्टेनेबल वाटर यूज, कंजर्वेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट का मॉडर्नाइजेशन एंड रीनेगोशिएशन करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल, अब ये देखिए प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल प्रिंसिपल ऑन द ट्रांसपेरेंसी ट्रांस बाउंड्री वाटर शेयरिंग, मतलब अलग अलग दो स्टेट्स के बीच में जो वाटर का शेयरिंग कैसे रहेगा। तो हेलसिंकी रूल्स बस याद रखिएगा 1966 का है। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑन द नॉन नेगोशिएशन नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेस 1997 का जो है ये दोनों, बस हेलसिंकी रूल और ये दोनों को याद रखना है। ऑकस के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये देखिए मिनी लैटरल है, मिनी लैटरल हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा है इसका। ऑकस जो क्या है, एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप है। ऑकस कब बना था? 2021 में। थ्री वे स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलायंस है। ऑकस के लिए हमेशा जब भी ऑकस का अगर आपको लिखने के लिए मिले तो ये डायग्राम एक ट्रायंगल बनाइए, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम क्या है? बूस्ट करना डिफेंस कैपेबिलिटी को एक्सेलरेट करना, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन एंड एक्सपेंड करना है द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी of three nations as part of the collective effort to stabilize the Indo-Pacific region. Composed of the two pillars, इसके दो पिलर्स होते हैं, ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी याद करने की कौन कौन से दो पिलर्स हैं, बस ऐसे देख लीजिए कि पिलर टू सपोर्ट द ऑस्ट्रेलिया टू एक्वायरिंग कन्वेंशनली आर्म्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। अब ये देखिए टोटल जो है ना 7 कंट्रीज़ के पास, मतलब ऑस्ट्रेलिया को मिला के 7 कंट्रीज़ के पास है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हो जाएगा। सबसे पहले उनमें से इंडिया भी एक है, तो याद रखिए यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया और रशिया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ ये 7 लोगों के पास हो जाएगा। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। पिलर 2 क्या है? फोकस ऑन द एक्सपेंडिंग जो कोऑपरेशन इन द इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड द क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। अब ये देखिए ऑलरेडी इनका जो है ना 5i अलायंस है। 5i अलायंस जो प्रीलिम्स में भी आ चुका है, इसका भी ध्यान देना है। जो कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स ऑफ द ऑकस इन द इंडो पैसिफिक 5i अलायंस में कौन कौन से जो मेंबर्स हैं ये याद रखिएगा। कनाडा हो गया एक, एक तो यूएसए खुद हो गया, कनाडा हो गया, और उसके बाद न्यूजीलैंड हो गया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो आप ये देखते हैं, इसको ऐसे याद करिए, UNABC, यूएसए, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, ऐसे याद कर सकते हैं। देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑकस क्या है। ये देखिए मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे क्या सिग्निफिकेंस। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, स्ट्रेंथनिंग डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड रैम्पिंग ऑफ द डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बाई 2040 अलायंस जो ऑकस विद द विजन ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। जो विजन है इसका ऑकस का कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक बाई 2040, ये एक स्ट्रेटजिक जो है अलायंस हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट क्वाड इन द इंडो पैसिफिक, ठीक है, क्वाड को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा अगेंस्ट चाइना के लिए। स्ट्रेटजिक कंपटीशन विद चाइना, देखिए सेंट्रल टू सिक्योर जो स्ट्रेटजिक कंपटीशन विद चाइना फॉर द टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस particularly in the emerging technologies in the central to second pillar of the AUKUS। ठीक है, इसके बाद अलायंस ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं जैसे डेमोक्रेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसर्न रिलेटिव टू ऑकस का जो पॉलिटिकल कंसर्न क्या है, में साउथ एशियन जो ईस्ट एशियन नेशन लाइक इंडोनेशिया एंड मलेशिया रेट कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल आर्म रेस एंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, जब आप न्यूक्लियर सबमरीन दे रहे हैं तो जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो होता है और आर्म रेस इंक्लूज हो रहा है। वीकनिंग ऑफ द क्वाड जो स्ट्रेटजिक रूल है, जो क्वाड का जो ऑब्जेक्टिव था वो भी वीक हो सकता है, क्योंकि देयर एमरजेंस ऑफ द न्यू जो यूनिलैटरल जो होता है वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव्स रहेगा वो फोकस रहेगा वो शिफ्ट हो सकता है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रिस्क है वो डायरेक्ट एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या होना चाहिए? फॉर इंडिया ऑकस जो प्रेजेंट्स बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, उसके इंडिया के लिए दोनों एक अपॉर्चुनिटी और एक चैलेंजेस के लिए जैसा है। नेसेसिएटिंग अ बैलेंस अप्रोच दैट अपहोल्ड स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेंथन इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटी एंड डिफेंस रीजनल पार्टनरशिप, ये इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्वाड ग्रुपिंग के बारे में देख लेते हैं। क्वाड ग्रुपिंग के बारे में हम देखते हैं कि वाई इन द न्यूज़ क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड मार्क्ड द 20th एनिवर्सरी ऑफ द क्वाड कॉपरेशन। देखिए क्वाड के बारे में बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि क्वाड का ओरिजिन जेनेसिस वगैरह कब है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। तो देखिए देखते हैं कि क्वाड टाइमलाइन की है। उसके बाद 2004 में ये बना था, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस कोऑर्डिनेटेड डिजास्टर रिलीफ आफ्टर द इंडियन ओशियन सुनामी के बाद।
चाइना प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द क्वाड, ये देखना है। 2007 में फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग हुई थी। द क्वाड होल्ड इस फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग फोकस ऑन द शेयर्ड इंटरेस्ट इन द इंडो जो पैसिफिक रीजन। मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट विद इन ऑल द मेंबर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज भी इसी जो मेंबर्स के पार्टिसिपेशन से होता है। अब आपको ये पता लगाना है कि 2007 में जो फर्स्ट जो क्वाड मीटिंग होती थी वो कहाँ पे हुई, क्योंकि इसके पहले यूपीएससी कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस के फर्स्ट मीटिंग के बारे में पूछ चुका है। नाम का भी फर्स्ट मीटिंग जो है यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। 2008-2012 में टेम्पोररी डिसोल्यूशन हो गया था, ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ किया था। वन ऑफ द मेजर मतलब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये फैक्ट हो गया कि ऑस्ट्रेलिया एक बार विड्रॉ भी कर चुका है। क्वाड इज द रीएक्टिवेटेड 2017 से 2024 के बीच में रिवाइवल हुआ, रीएक्टिवेटेड विद द ब्रॉडर फोकस ऑन द सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड रीजनल पॉलिसीज के साथ। देखते हैं फॉर्मेशन लेड बाय द जापान, जो पीएम जो थे शिंजो आबे जो थे 2007 मेंबर थे, ये हमको पता ही है। नेचर क्या है, एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड एन अलायंस ऑफ द मरीटाइम डेमोक्रेसीज के लिए, मरीटाइम जो कि डेमोक्रेसीज को एम्पावर करने के लिए ही ये बनाया गया था। पर्पज क्या है, सपोर्ट द ओपन स्टेबल इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक फॉर डेमोक्रेसीज एक्ट फॉर डेमोक्रेसी एक्ट एज अ फोर्स फॉर द ग्लोबल गुड्स डिलीवरिंग पॉजिटिव एंड लास्टिंग इम्पैक्ट। विजन क्या है, लॉन्च विजन स्टेटमेंट 2023 विच इज सेंटर्ड अराउंड द इंड्यूरिंग पार्टनरशिप फॉर द इंडो पैसिफिक। वर्किंग क्या है, 6 जो एरिया है, क्लाइमेट और उसके बाद क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, साइबर, हेल्थ, सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेस। अब आप ये देखिए जितना मैंने ये सब पढ़ा ये किसी काम का नहीं है एक्सेप्ट दिस, सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो है इसका यही इंपॉर्टेंट है। नेचर आप पढ़ सकते हैं जनरली वर्किंग 6 एरिया में, क्योंकि हम इसको यूज कर सकते हैं मेंस में कि इस एरिया में हेल्प करेगा हमको, पर बाकी किसी भी काम का नहीं। ग्लोबल फुटप्रिंट्स में देखेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरली पूछ सकता है कि एससीओ का कितना परसेंट जो है टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन में जीडीपी में पूछता है। यूपीएससी ने कई ऐसे पीवाईक्यूज पूछे हैं, तो पूछेगा कि 24% ये तो 24% जो ग्लोबल जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है आर द पार्ट ऑफ द किसका क्वाड का, और उसके बाद 35% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 18% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड के साथ। रिलेवेंस ऑफ द क्वाड फॉर इंडिया। अब आप ये देखिए ये जो इसके 6 जो पिलर्स हैं, इन्हीं पिलर्स पे बेस्ड पे आप लिख सकते हैं कि इसका रिलेवेंस क्या है। स्ट्रेटेजिक काउंटर बैलेंस किसको करेगा, चाइना का काउंटर बैलेंस इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन में। मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगा, फ्रीडम ऑफ द नेविगेशन, अपहोल्ड द जो यूएन क्लॉज का जो इंटरनेशनल लॉ है उसको अपहोल्ड करेगा। एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल बाय द एक्सरसाइज मालाबार। इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेगा, कैसे स्ट्रेंथन करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, स्टैंडर्ड एंड सप्लाई चेन। इसके लिए एग्जाम्पल अपने को ढूंढना पड़ेगा, तो ये और ज़्यादा अच्छा मतलब वेल परफेक्ट एक पॉइंट हो जाएगा। हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन एड में देख सकते हैं कि हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी भी लॉन्च किया था। प्लेड अ की रोल इन द कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिजास्टर रिलीफ के लिए। चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ द क्वाड फ्रॉम मिलिट्री एंड टू इकोनॉमिक अफेयर। अब कैसे मिलिट्री से एक इकोनॉमिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है। प्रीलिम्स देखिए पहले कैसा रोल था यहाँ पे दिया हुआ है, बाद में अभी कैसा रोल हो गया ये इंपॉर्टेंट। देखिए पहला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि बोस्टर द मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंप्रूव मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, अपहोल्ड द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। उसमें एनुअल जो है मालाबार एक्सरसाइज करते थे। 2+2 डायलॉग्स होते हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल ये लिख सकते हैं कि 2+2 डायलॉग का भी एग्जांपल लिख सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एक्ट passed by the US House in 2024. It directs the US State Department to enact a strategy for engaging engagement and cooperation with the Quad. उसके बाद इकोनॉमिक एक्सपेंशन रिसेंट फेजेस में कैसे इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है, डायरेक्ट ये एग्जांपल के साथ लिखिए। हेल्थ सिक्योरिटी, लॉन्च द हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप एंड क्वाड कैंसर मूनशूट टू फाइट सर्वाइकल कैंसर, पहला हो गया। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, इनहेंस डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड शेयर एयरलिफ्ट एंड लॉजिस्टिक्स में ये हो गया। क्वालिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वाड पोर्ट ऑफ द फॉर द फ्यूचर, डायरेक्ट एग्जांपल लिख सकते हैं कि क्वाड पोर्ट्स फॉर द फ्यूचर। और उसके बाद क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, प्रमोटिंग ओपन रैन डेवलपमेंट एंड उसके बाद क्वाड इन्वेस्टमेंट नेटवर्क, क्वीन फॉर टेक। उसके बाद क्लीन एनर्जी के लिए डायरेक्ट ले आप यहीं क्यू चैम्प जो है अपना यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ क्यू चैम्प, क्वाड क्लाइमेट चेंज एडाप्शन एंड द मिटिगेशन पैकेज। क्यू चैम्प को क्लीन एनर्जी में। काउंटर टेररिज्म फॉर फर्स्ट जो काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप एड्रेसिंग द USA का मतलब मीन्स USA मीन्स काउंटर टेररिज्म बाय USA और CBRN थ्रेट्स। उसके बाद चैलेंजेस फेस बाई, अभी देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चैलेंजेस जो है फेस कर रहा है क्वाड। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि इसके जो एग्जांपल्स रहेंगे तो आप तभी अपने जो क्वेश्चन है उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई कर पाए कि जो पहले से जो इसका एक्चुअल में जो क्वाड का जो
ऑब्जेक्टिव था और पहले से वो कैसे मिलिट्री से इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो आप इकोनॉमी के लिए 5 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद इसके एग्जांपल्स देंगे, तब ये जस्टिफाई होगा। चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है? लैक ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, क्वाइट लैक ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर लाइक नेटो एंड ऑपरेट्स थ्रू द इनफॉर्मल मीटिंग, दिस जो वीकन द एबिलिटी टू एक्ट डिसिसिवली इन क्राइसिस। तो ये अब जो इसका कोई मीटिंग ही नहीं है, पर्टिकुलर मीटिंग ही नहीं होता है, इनफॉर्मल मीटिंग्स होते हैं, तो ये इसका जो इंस्टीट्यूशनल का जो फ्रेमवर्क है वीक है। अनइक्वल बर्डन जो शेयरिंग है, ज़्यादा शेयर यूएसए के पास है, जापान के पास ज़्यादा है, ज़्यादा शेयर हो जाता है, तो इसलिए अनइक्वल जो शेयरिंग होता है। प्लेसिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सर्टेन मेंबर्स की वजह से भी थोड़ा अनसर्टेनिटी रहता है। कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टनरशिप जो होता है, कैसे जो यूएसए है वो चाहता है कि इंडिया टोटली यूएसए की तरफ शिफ्टेड है, पर इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव रहता है, इंडिया का जो डिप्लोमेसी रहता है वो बैलेंस करता है रशिया के साथ भी, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टनरशिप होता है। डाइवर्जिंग चाइना जो स्ट्रेटजीज है, जापान और ऑस्ट्रेलिया रिलाई ऑन चाइना फॉर द ट्रेड बट अपोज इट्स मिलिट्री असर्टिवनेस। तो चाइना का जो स्ट्रेटजीज जो है वो डाइवर्जिंग रहता है वो भी। इंडिया स्पेसिफिक कंसर्न में जियो पोलिटिकल स्ट्रेंथनिंग क्वाड टाई कुड एलिनिएट की पार्टनर्स लाइक ईरान वगैरह को जो है, जैसे कि वो क्योंकि किसका यूएसए का एनिमी स्टेट है, तो वो अलाइन कर सकता है इंडिया को, एलिनिएट की पार्टनर्स लाइक ईरान को और म्यांमार को। डिफरेंट इंडो पैसिफिक विजन्स के, इंडिया फोकस ऑन द इंडियन ओशियन वाइल अदर एम्फेसाइज इट द पैसिफिक। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? डिफाइनिंग क्लियर जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी हमारे पास क्लियर होना चाहिए। क्वाड मस्ट आर्टिकुलेट वेल डिफाइंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज टू अलाइन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी गोल्स, दिस विल रीअश्योर स्मॉलर नेशंस अबाउट इट्स रोल इन द रीजनल स्टेबिलिटी। एक्सपेंडिंग मेंबरशिप को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, इंडोनेशिया सिंगापुर जैसे जो कंट्रीज हैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग इंडियाज मैरीटाइम स्ट्रेटजी, इंडिया नीड टू रोबोस्ट इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, शिफ्ट इन द इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लेते हैं हम लोग कि कैसे ये इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। न्यूज़ में क्यों था कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ द एंगेजमेंट विद तालिबान सिंस द लेटर टेक ओवर ऑफ द काबुल इन 2021 पोस्ट यूएस विड्रॉल के बाद सबसे बड़ा जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ एंगेजमेंट तालिबान के साथ हुआ है। कैसे? फर्स्ट बायलैटरल मीटिंग बिटवीन इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी एंड अफगानिस्तान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुआ है। हमारा जो इवोल्यूशन ऑफ इंडिया जो अफगानिस्तान रिलेशन देखें, एनसीएंट जो टाइम से है, आईवीसी के टाइम से आप लिख सकते हैं कि हम लोग कई सारे जो चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अशोकन पिलर भी वहाँ पे पाया है, महाजनपदास भी वहाँ पे हैं। इंडिया ने अफगानिस्तान शेयर डीप हिस्टोरिकल एंड, अब आप कोई भी पॉइंट जब बोल रहे हैं, जब तक आप उसके एग्जांपल्स नहीं लिखेंगे तब तक वो जस्टिफाइड नहीं होगा। तो आपको ये आईवीसी का कौन सा साइट उससे बिलोंग करता है, अशोकन कौन से पिलर्स वहाँ पे पाए गए, महाजनपदास कौन से वहाँ पे थे, आप ऐसे लिख के कोई एक लिख के जस्टिफाई कर सकते हैं। फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 में साइन किया गया था, ये भी याद रखते हैं। पोस्ट यूएस विड्रॉल के बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है हमारा इसके साथ। पोस्ट यूएस विड्रॉल के साथ इंडिया अप्रोच शिफ्टेड आफ्टर द तालिबान्स रिटर्न फोकसिंग ऑन द लिमिटेड इंगेजमेंट, पर हमने अब थोड़ा सा इंगेजमेंट बढ़ा दिया है। फोर्थ जो पॉइंट लिख सकते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2011 में साइन किया गया था। वाई द शिफ्ट इन द इंडिया डिप्लोमेसी, जो इंडिया की डिप्लोमेटिक पॉलिसी डिटोरिएटिंग अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रिलेशन जो है डिटोरिएट हो रहा है, तो हमारे लिए एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू आइसोलेट पाकिस्तान फ्रॉम द रीजन। एग्जांपल कैसे डिटोरिएट हो रहा है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया था और 5 लाख के आसपास रिफ्यूजीज़ को एक्सपेल कर दिया था पाकिस्तान से, वो एक एग्जांपल। टू काउंटर राइजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस के लिए। अब आपको एक, जैसे ही मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, जब किसी भी ग्रुपिंग के बारे में लिखिए या तो कुछ भी, तो वहाँ पे आप कुछ चीज़ें एकदम बहुत कॉमन है, किसी भी जगह पे लिख सकते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आने वाला है, तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले कोई भी जगह पे लिख रहे हैं तो टू काउंटर राइजिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस, चाहे वो अफ्रीका वाला जो पार्ट हो वहाँ पे हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हमको काउंटर करना है चाइना के इन्फ्लुएंस को। स्ट्रेंथन करना है कनेक्टिविटी और एक्सेस टू सेंट्रल, किसी भी स्टेट को, साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी हमको कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और उसके बाद वेस्ट एशिया के साथ भी कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं। और उसके बाद टू स्ट्रेंथन इंडिया सॉफ्ट पावर, हम लोग सॉफ्ट पावर के किंग ऑफ द सॉफ्ट पावर इंडिया है, तो हम कई सारे जो मेजर्स लेके इंडिया के सॉफ्ट पावर को कर सकते हैं। तो और उसके बाद ये कॉमन क्या लिख सकते हैं, टेररिज्म एंड द सिक्योरिटी कंसर्न। जब भी आप जो वेस्ट एशिया के बारे में लिखो तो आप लिख सकते हो कि टेररिज्म सिक्योरिटी कंसर्न के लिए भी कर सकते हैं। इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ द चाइना, उस केस में भी कर सकते हैं। तो ये सब जो हमारा ऑब्जेक्टिव मतलब कॉमन पॉइंट्स है, जो किसी भी पॉइंट में आप कभी कभी पूछ रहा है कि किसी एरिया में
क्यों इंडिया को अपना जो पॉलिसी डिप्लोमेसी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। टू काउंटर, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टू काउंटर राइजिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस में, तो तालिबान के रिटर्न के बाद चाइना हैज़ बीन टेकिंग एग्रेसिवली प्रोएक्टिव स्टेप इन द नॉर्मलाइजेशन। एग्जांपल जैसे कि चाइना अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू एम्बेसडर, और उसके बाद टू प्रिवेंट अफगान जो स्वाइन फॉर। अब हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमने शिफ्ट किया अपने पॉलिसी को, कि अफगानिस्तान के सॉइल को कैन नॉट बी यूज्ड एज ए टेररिज्म। तो तालिबान वुड नॉट अलाउ अफगान टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट द इंडिया, इसलिए भी हम चाह रहे हैं कि अपना उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन रहे। टू स्ट्रेंथन कनेक्टिविटी एंड एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हार्ट ऑफ एशिया बोलते हैं, cross road of the central and south Asia. It's significant as it has served as the route of the India since the ancient time. एग्जाम्पल लिख लिए खैबर बोलन पास के साथ, और एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं स्ट्रेंथन कनेक्टिविटी एंड एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। कैसे? एग्जाम्पल बाई द चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट। और ये पूरा जो पार्ट लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। टू स्ट्रेंथन इंडिया सॉफ्ट पावर इन द फॉर्म ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट लाइक प्रोवाइडिंग व्हीट सप्लाई टू द ड्रॉट अफेक्टेड अफगानिस्तान। एग्जाम्पल डायरेक्ट लिख सकते हैं 2024-25 बजट में, यूनियन बजट ने इंडिया कितना एलोकेट किया था? 50 करोड़ फॉर द असिस्टेंट टू द अफगानिस्तान। टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन द रीजन, इंडिया इज कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल फॉर स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान स्पिलिंग ओवर इनटू द रीजन। वाई द शिफ्ट इन द डिप्लोमेसी अप्रोच कैन बी चैलेंजिंग। अब हमारे डिप्लोमेसी के अप्रोच में चैलेंजिंग कैसे हो सकता है? तालिबान का इंटरनल डायनामिक्स है जो उसमें चैलेंजेस है। तालिबान बीइंग अ वायलेंट एंड द ब्रूटल एक्टर हैज़ बीन लिटल टू रिफॉर्म इटसेल्फ। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, वन ऑफ द मेजर चैलेंजिंग हो सकता है कि हमने अपना डिप्लोमेसी तो चेंज कर दिया, पर जो तालिबान है वो अपना कैरेक्टर्स न चेंज करे। एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं कि वीमेन और गर्ल्स के जो खिलाफ उसका कितना ज़्यादा मतलब अगेंस्ट में कितने ऐसे एक्टिविटीज़ रहते हैं। टेररिज्म एंड सिक्योरिटी कंसर्न है, तालिबान इज नो टू बैक ग्लोबल एंड रीजनल टेररिज्म आउटफिट। तो ये भी हमारे लिए वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस है। इस्लामिक एग्जांपल डालिए, इस्लामिक स्टेट ऑफ जो खुरासान है जो है, उसके बाद अलकायदा है जो यहीं से है। ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में देख सकते हैं, अफगानिस्तान लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम ग्लोबली, अफगानिस्तान इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द ग्लोबली and the drug trade has fueled instability and the violence in the region impacting both Afghanistan and India। एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि 80% ऑफ द जो है वर्ल्ड जो ओपियम प्रोड्यूस बाय अफगानिस्तान। इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ द चाइना, अब देखिए उसने बोला है कि एक्सपेंडिंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ चाइना में भी देख सकते हैं कि एक्सपेंडिंग द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टू अफगानिस्तान। वे फॉरवर्ड कहना है एक्ट वेस्ट पॉलिसी जो है उसको शुड कैपिटलाइज इट्स ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप एंड इंगेज अफगानिस्तान मोर प्रोमिनेंटली इन द एक्ट वेस्ट पॉलिसी। एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट देना चाहिए, हमने बहुत सारे जो वैसे भी असिस्टेंट दिए ही हैं, फिर भी आप डायरेक्ट ये वाला लग सकते हैं कि जो बजट 24-25 में हमने कितना एलोकेट किया है अफगानिस्तान के लिए। रिज्यूमिंग द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जितने भी हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी रुक गया था, वो जब यूएस के विड्रॉ के टाइम उसको रिज्यूम करने की ज़रूरत है। अफगान इकोनॉमी, क्रिएट जॉब, कर्व ड्रग ट्रैफिकिंग, रिड्यूस टेररिज्म। और उसके बाद कल्चरल इंगेजमेंट की ज़रूरत है, डेवलप पीपल टू पीपल टाइज। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि जो ICCR है के अकॉर्डिंग क्या है कि मोर देन 15 के जो अफगानिस्तान बीइंग ट्रेंड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट एवरी ईयर, कम से कम 15,000 से ज़्यादा जो है अफगानी स्टूडेंट्स को इंडिया जो हर साल ट्रेन करता है। ICCR का डेटा है। इनहेंस डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट एट वेरियस इंस्टीट्यूशनल मल्टीलेटरल फोरम सच एज साउथ एशियन जो एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, सार्क वगैरह पे भी। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए मैंने जो ये एग्जांपल्स वगैरह लिखे हैं, आप इससे अपना बेस्ट नोट्स बना सकते हैं इसी को हेल्प करके। ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी चीज़ को बार बार करने के लिए। जैसे अब ये यूरोपियन यूनियन वाला है, हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आप इसी से, अब ये देखिए अफगानिस्तान के तो बहुत ज़्यादा मेजर वो टॉपिक नहीं है कि क्वेश्चन कभी बनेगा कि अफगानिस्तान के रिलेशन में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, पर यूरोपियन यूनियन के साथ बन सकता है। तो आप यूरोपियन यूनियन से आप इसी से अपना मेंस का नोट्स बना के परमानेंट रख लीजिए। जब भी आप यूरोपियन यूनियन देखिए अपने नोट से पढ़िए, ना कि किसी भी करंट अफेयर के टॉपिक से। कुछ नए चेंजेस हुए तो ऐड करिए, अदरवाइज वो वैसे ही अच्छा रहेगा। ये क्या है? वाइन द न्यूज के हाई लेवल मीटिंग हैज़ हेल्ड बिटवीन द यूरोपियन यूनियन ट्रेड कमीशन, द इंडियन कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री मिनिस्टर के साथ ये मीटिंग हुआ है। तो मोर ऑन द न्यूज़ क्या बोलता है कि ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द रोड मैप बेस्ड ऑन द 6 ब्रॉड प्रिंसिपल फॉर द बिल्डिंग एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन वाज आउटलाइन। ये 6 जो है कोऑपरेशन 6 एरिया ऑफ कोऑपरेशन, ये पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये एरिया में देख लेंगे तो आपको मेंस में कॉमन वैल्यूज़ के लिए काम करते हैं, जैसे डेमोक्रेसी दोनों का कॉमन वैल्यू, क्वालिटी प्रोडक्शन है जो
ऐसे प्रोडक्शन करो जो जैसे जो वहाँ पे फाइटोसैनिटरी जो मेजर्स पे जो डिक्लाइन कर दिए जाते हैं वो ऐसे ना हो इंडिया की तरफ से, वैसा एक क्वालिटी प्रोडक्शन करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, CBDR को आपको याद ही है। ट्रेड एजेंडा जो होना चाहिए, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रेड फ्रेमवर्क होना चाहिए, टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस होना चाहिए, पीपल टू पीपल टाइज होना चाहिए। ये इतना 6 जो एरिया ऑफ कॉपरेशन है। नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया EU रिलेशन करें। इंडिया जो है द फर्स्ट इंडिया US समिट, ये प्लेन सी चीज़ है। फर्स्ट इंडिया EU समिट 2000 was held in the Lisbon and marked as a watershed in the evolution of these ties। अब देखिए कि सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया यूएस रिलेशन म्यूचुअली दोनों को क्या हेल्प कर देगा। हिस्टोरिकल रिलेशन है, अमंग्स द फर्स्ट कंट्री टू इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन। इंडिया जो है अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज टू इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी इन 1962। और उसके बाद ट्रेड पार्टनरशिप क्या है, जो इंडिया है EU है जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया जो है EU का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ट्रेड सरप्लस भी है इंडिया का, 2023 में जो था हम ट्रेड सरप्लस में भी थे। स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट क्या है, कॉमन जो है इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और उसके बाद क्लाइमेट एक्शन एंड मल्टीलेटरलिज्म में। एग्जांपल डायरेक्ट लिख सकते हैं इंडिया EU क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप 2016 का। ये सब मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं सो दैट ईजिली इसको हम लोग समझ सकें। ये सब इतना सारे एग्जांपल्स लिखना या तो याद करना पॉसिबल नहीं है, कोई एक सिंपल एग्जांपल याद करिए और लिखिए उसको, और विदाउट एग्जांपल आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे पॉइंट्स को। बोथ आर द कमिटेड टू द रिफॉर्मिंग मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन। और उसके बाद देखिए कि कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मल्टीलैटरलिज्म होता है हमेशा। एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो डिस्प्यूट जो रिड्यूसल जो बॉडी है उसको रिफॉर्म करने का। कनेक्टिविटी जो पार्टनरशिप 2021 बिटवीन बोथ फोकस्ड ऑन इनहेंसिंग डिजिटल एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। एग्जाम्पल में डायरेक्ट डाल सकते हैं आप, डायरेक्ट IMEC का, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का। फॉर इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, इन्वेस्टमेंट के लिए FDI इनफ्लो होता है बहुत ज़्यादा। वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स है, इज वैल्यूड इन द कितना, कभी 107 बिलियन के डॉलर के आसपास आता है। एग्जाम्पल डालिए, 107 बिलियन की जगह डायरेक्ट डालिए एग्जाम्पल। बिजनेस 20 प्लेटफॉर्म अंडर G20 प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बिटवीन इंडिया एंड बिजनेस 20, B20 इसको बोलते हैं। B20 जो प्लेटफॉर्म ऑफ G20 ये क्या करता है, इंडिया में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आप डाल सकते हैं। वन ऑफ द मेजर जो है FDI इनफ्लो फ्रॉम द यूरोपियन। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए EU प्रोवाइड्स एवेन्यू फॉर द टैपिंग इंडियाज एक्सपोर्ट पोटेंशियल particularly in the IT, pharmaceutical और टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर। EU इंडिया बायलैटरल ट्रेड सर्विसेज इंक्रीज 48% बाई 2019 से 2022। आप ऐसे ग्राफ बनाइए कि 2019 में इंडिया का कितना ये था, उसके बाद 2040 में, तो टोटल 48% 2019 से, मतलब यहाँ पे ऐसे करके 2019 से 2024 के बीच में 48% इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन द बायलैटरल ट्रेड सर्विसेज बिटवीन द बोथ EU एंड इंडिया। सिक्योरिटी एंड डिफेंस में देखें तो यूरोपियन डिफेंस कंपनीज कैन कंट्रीब्यूट टू इंडिया जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन अंडर द मेक इन इंडिया कंपनी। एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट आप एग्जाम्पल डालिए कि एयरबस C295 एयरक्राफ्ट इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है इसका, इसके लिए। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में देखिए, डायरेक्ट एग्जाम्पल डालिए इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल 2022। फॉर द यूरोपियन यूनियन के लिए एक्सेस टू मार्केट, इंडिया सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है। कल्चरल एजुकेशनल टाइज कर सकता है, यंग स्किल जो है स्किल वर्कफोर्स है हमारे पास। जियो पोलिटिकल कोऑपरेशन के लिए इंडिया सेंट्रली इन द इंडो पैसिफिक एंड द ग्रोइंग पोटेंशियल टू इम्प्रूव द जियो पोलिटिकल पोजीशन इन द ग्लोबल साउथ में। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए कहाँ पे, इंडियन ओशियन में, यूरोपियन सी लाइन ऑफ द कम्युनिकेशन, इन जगहों पे। चैलेंजेस क्या है, मेजर चैलेंजेस इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, लैक ऑफ द ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, हमारा जो ट्रेड का जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड रेजिम एंड रेगुलेटरी विद नॉन टैरिफ बैरियर्स लाइक टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। और उसके बाद सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी जो है मेजर, ओनली 20% कैटेगराइज मेक अप टू 90% ऑफ द टोटल EU गुड प्रोडक्ट्स ऑफ इन इंडिया। EU का जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑन द चाइना। अब आप ये देखिए कि चाइना, ये जो टोटल जो इम्पोर्ट जो है EU यूरोपियन यूनियन में 22% जो है वो चाइना से होता है और ओनली 2.44% फ्रॉम द इंडिया। तो ये कितना बड़ा एक चैलेंजेस की बात है इंडिया के लिए। इंडिया को इसीलिए वो बोल रहा है कि देयर इज नीड टू डाइवर्सिफाई द ट्रेड। उसके बाद जो डिलेड FTA नेगोशिएशन, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो नेगोशिएशन में डिले हो रहा है ड्यू टू द डाइवर्जेंट प्रोस्पेक्टिव ऑन द इशूज लाइक डिजिटल रेगुलेशन, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस एंड
इन्वेस्टमेंट जो प्रोटेक्शन। डायरेक्ट एग्जांपल लिखिए CBAM जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में, उनका जो मैकेनिज्म की वजह से भी इशू आ रहा है। लैक ऑफ द कंसेंसस ऑफ द ऑन द सम एस्पेक्ट्स ऑफ लेबर लॉ, ह्यूमन राइट, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा विच हिंडर द इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया बाय द EU कंपनीज। कई सारे जो लेबर लॉ वगैरह ह्यूमन राइट्स वगैरह इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स की वजह से वो लोग आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए हिचकिचाते हैं। बैन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द एमनेस्टी इंटरनेशनल एग्जांपल आप दे सकते हैं, बढ़िया एग्जांपल है ये। उसके बाद फास्ट वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, फास्ट ट्रैक FTA होना चाहिए। FTA का रीनेगोशिएट फॉर द इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद फास्ट करो जियोग्राफिकल इंडिकेशन एग्रीमेंट वाज लॉन्च इन 2022 एंड इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एंड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन एग्रीमेंट वेयर लॉन्च इन 2022। तो FTA को जल्दी से रिवाइव करने की ज़रूरत है, जल्दी से इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ट्रेड रिफॉर्म लाने के लिए प्रिडिक्टेबल टैरिफ्स एंड द हार्मोनाइज्ड रूल्स वगैरह फॉलो करो। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द सप्लाई चेन करना चाहिए। एग्जांपल में देखिए लिबरलाइजेशन ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ग्रीन कॉपरेशन होना चाहिए। ऑलरेडी इंडिया और EU का बहुत सारे उसमें करता है, एग्जाम्पल कोई लिख दो। लेबर पॉलिसीज़ को भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द नॉट अकॉर्डिंग टू होली विथ रिस्पेक्ट टू यूरोपियन यूनियन, बट ऐसा जो कि बैलेंस हो और जो कि ह्यूमन जो राइट्स वगैरह को भी प्रोटेक्ट करे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टॉपिक इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक नहीं है, पर देख लेते हैं कि द 2 कंट्रीज साइन MOU वगैरह साइन किया है, ये सब किसी काम का नहीं है। 75th जो एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया इंडोनेशिया डिप्लोमेटिक रिलेशन, द इंडोनेशियन प्रेसिडेंट विजिटेड इंडिया, इसीलिए ये न्यूज़ में है, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। ही वॉज ऑल्सो द चीफ गेस्ट ऑफ द इंडिया 76 जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। एग्जाम्पल अब ये देखिए हिस्टोरिकल इंडिया और इंडोनेशिया का रिलेशन हिस्टोरिकली क्या देखते हैं। हिस्टोरिकल टाइज एंशियंट टाइम से है। एग्जाम्पल एपिक ऑफ रामायण और महाभारत। हिंदू में देखिए हिंदू टेम्पल है जो ब्रह्मानंद जो एक टेम्पल है वहाँ पे है। उसके बाद जो बुद्धिस्ट टेम्पल जो है बोरोबुदुर जो है जावा में एक टेम्पल है, बहुत एंशियंट टेम्पल है। तो हिस्टोरिकल टाइज में आप एग्जाम्पल देंगे तो भी जस्टिफाइड माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बोलता है कि जो H.E. सुकार्नो था वन ऑफ द मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया वाज द चीफ गेस्ट एट इंडिया का जो फर्स्ट रिपब्लिक डे जो था 1950 का, उस टाइम वो चीफ गेस्ट भी थे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जो ये फाउंडिंग लीडर थे नाम में कौन, इंडोनेशिया वाले, तो बैकडोंग जो कॉन्फ्रेंस हुआ था लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ नाम इन 1961। ये देखिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऑलरेडी था। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2005 भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन, इकोनॉमिक एंगेजमेंट क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा जो है इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक फाइनेंशियल डायलॉग जो है, ये एग्जांपल लिखिए डायरेक्ट। एम टू इकोनॉमिक एंगेजमेंट में लिखिए यहाँ से एम टू इनहेंस कोलैबोरेशन एंड फोस्टर शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्लोबल इशूज, एग्जांपल EFD डायलॉग। मरीटाइम सिक्योरिटी में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सी लेन्स ऑफ द कम्युनिकेशन, एग्जांपल सोम्स। सेफ्टी ऑफ नेविगेशन इन द स्टेट्स ऑफ मलक्का एंड सिंगापुर। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में डायरेक्ट लिख सकते हैं स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल इंटरेक्शन बिटवीन द डिफेंस फोर्सेस, एग्जांपल लिखिए टू प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल इंटरेक्शन। बाईलेटरल में गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति, मल्टीलेटरल में मिलान और तरंग शक्ति लिख सकते हैं। मल्टीलेटरल रिफॉर्म ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ेंगे समय वेस्ट होगा। जो ज़रूरत चीज़ की है वही सिर्फ समझ लीजिए, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना। मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स में देखेंगे तो ये UN और G20 में ये लोग चाह रहे हैं कि रिफॉर्म हो। और उसके बाद रीजनल जो पार्टनरशिप कहाँ पे है, इंडिया रिसेंटली बिकम द फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, इंडोनेशिया जो है रिसेंटली बिकम द फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स एंड बोथ आर द पार्ट ऑफ द अदर फोरम लाइक आयोरा में भी है। उसके बाद पैसिफिक जो PIF वगैरह यहाँ पे भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी में है इंडोनेशिया मलय जो एग्जांपल में डायरेक्ट डाली थी कि इंडोनेशिया मलय थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जो है, ये एग्जांपल में डाल दीजिए। कल्चरल एंड हेरिटेज कॉपरेशन में देखेंगे तो बाली जतरा है, उड़ीसा में होता है। प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है, स्टेट PCS में जनरली पूछता है कि बाली जतरा जो है वो कौन से स्टेट में किया जाता है, तो इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया के सपोर्ट के साथ कहाँ पे, उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर द इंडिया के लिए क्या ट्रेड, इंडोनेशिया ट्रेड के लिए में देखें तो इंडिया इज द, अब ये देखिए ये जो कॉमन जो था दोनों के लिए म्यूचुअली क्या बेनिफिट है, सिग्निफिकेंस है। ट्रेड में देखेंगे इंडोनेशिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन इंडिया ऑफ इंडिया इन द आसियान रीजन है। देखिए आप ये देखिए हमने जो ऊपर पढ़ा था वहीं ये देखिए 2005 में 4.5 बिलियन का था जो टोटल, उसके बाद 30 बिलियन हो गया 2023 में। तो ये जो अपना जो ट्रेड जो है वो तो बढ़ा ही है। ये ऐसे ग्राफ्स बना के आप प्रेजेंट करने की कोशिश करिएगा। जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इन द लाइन ऑफ द सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑल द रीजन सागर इनिशिएटिव इज एडिंग डेवलपमेंट ऑफ द साबांग पोर्ट इन द अच्छे
एके है इंडोनेशिया में, साबांग पोर्ट, बस ये याद रखिएगा एग्जाम्पल में। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़, एमयू साइन हुआ है लोकल करेंसी जो सेटलमेंट सिस्टम में, तो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन भी होगा, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट एक्सेस है, उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट है हमारा इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट बायर ऑफ द कोल, और उसके बाद क्रूड ऑयल पाम ऑयल का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इंडियन जो कंपनीज हैव मेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, एग्जाम्पल में डालिए देखिए कोलानमू इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट जो है वो दे आर बीइंग मेड बाय द इंडियन जो है इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए भी इंडिया ने सपोर्ट किया है कि मिड डे मील के स्कीम्स को कैसे शेयर ऑफ द नॉलेज वगैरह का एक्सपीरियंस शेयर किया है अब इंडोनेशिया के साथ। और उसके बाद देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस में देखेंगे कि अनरियलाइज ट्रेड पोटेंशियल, मतलब हमारा जो ट्रेड पोटेंशियल, हमने 50 बिलियन का टारगेट रखा था पर एक्चुअल में हमने कितना अचीव किया, हमने इधर ये बनाया है 30 बिलियन का ही, तो ये अनरियलिस्टिक जो है, अनरियलाइज अभी तक हमने एक्चुअल जो पोटेंशियल को अचीव नहीं किया। चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो है इन्वेस्टमेंट जो तुम्हें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो ये आ गया है अपना, इंडोनेशिया भी पार्ट है उसका। स्लो प्रोग्रेस ऑफ स्ट्रेटेजिक जो प्रोजेक्ट्स है हमारा, इंडोनेशिया परचेज ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल और डेवलपमेंट जो सबांग जो पोर्ट है वो बहुत स्लोली काम कर रहा है। लैक ऑफ जो कनेक्टिविटी है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी नहीं है हमारा उसके साथ, डायरेक्ट सी पोर्ट्स के साथ ही है, तो उसके भी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड क्या है, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ द कोलैबोरेशन, एशियन प्लस जो पॉलिसी है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट एग्जांपल लिख सकते हैं, ट्रेड रिफॉर्म्स कर रहे हैं, रेशनलाइजिंग जो एफटीए को, एसिलेटिंग कंसेंसस ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो सेपा एग्रीमेंट है उसके लिए है। कैपिटलाइजिंग ऑन द रीजनल कॉपरेशन को, इंगेजिंग मोर एक्टिविटीज इन द फोरा लाइक द एशियान, और उसके बाद EAS जो है ईस्ट एशिया समिट में, ब्रिक्स में, और कोऑपरेशन इन द ग्लोबल साउथ में हमने तो ऑलरेडी करते ही हैं। वर्क टुगेदर इशू ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल साउथ एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन में। उसके बाद जो तो उसके पीपल टू पीपल टाइज तो कैपिटलाइजिंग 2025 बिंग, और उसके बाद ये इसको जैसे UN को रिक्वेस्ट करना है कि 2025 को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे एज ए आसियान इंडिया ईयर ऑफ द टूरिज्म। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शॉर्ट जो न्यूज इन द शॉर्ट्स में, 60 ईयर ऑफ द इंडिया सिंगापुर बायलैटरल रिलेशन में ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है यही देखेंगे। सिंगापुर इज द इंडिया का जो 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर 2023-24 में था, विद द शेयर ऑफ 3.2% ऑफ इंडिया ओवरऑल ट्रेड इन द इंडिया, एंड इट इज़ द इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन आसियान। द सेकेंड कौन है, हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि इंडोनेशिया है। मल्टीलेटरल जो कॉपरेशन कहाँ पे है कि ईस्ट एशिया जो समिट होता है, कॉमनवेल्थ है, आइवोरा वगैरह पे है। इंडियन डायस्पोरा जो है 9% ऑफ जो सिंगापुर का पॉपुलेशन है वो कौन है, इंडियन है। तमिल इज वन ऑफ द 4 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सिंगापुर। सिंगापुर इज द लीडिंग सोर्स ऑफ द FDI, सबसे जो हाईएस्ट जो FDI कहाँ से आता है, सिंगापुर से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्रिक्स के बारे में। नाइजीरिया हैज़ बीन एडमिटेड एज अ पार्टनर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स ग्रुपिंग। तो देखिए 9th जो ब्रिक्स पार्टनर कंट्री है ये कौन, नाइजीरिया। ऑलरेडी इन लोगों ने ज्वाइन किया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान। अबाउट ब्रिक्स के बाद टोटल 10 मेंबर्स हो गए। इनफॉर्मल ग्रुपिंग फाउंड बाय ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना 2009 में, साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था, और उसके बाद अदर फुल मेंबर्स हैं, ये सब हमने पढ़ाई है। 3 पिलर्स से इसका कॉपरेशन है। कौन कौन से 3 पिलर्स हैं देखिए, और पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल के बारे में, कल्चरल एंड पीपल के बारे में, ये 3 पिलर्स हैं। उसके बाद रिप्रेजेंट्स कितना, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, प्रीलिम्स के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड एस्टिमेट 37.3% ऑफ द ग्लोबल GDP, मतलब अबाउट जो 37.5 जो मतलब 37.5% जो ग्लोबल GDP का। इंडिया होस्ट 4th, 8th और 13th, मतलब 3 अभी तक इंडिया ने ब्रिक्स के समिट को होस्ट किया था। बर्थ राइट सिटीजनशिप इन USA, वही डिफिनेशन क्या है बर्थ राइट्स क्या है। बर्थ राइट सिटीजनशिप इज अ प्रोविजन अंडर द 14th जो अमेंडमेंट 1868 ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन दैट ग्रांट द ऑटोमेटिक सिटीजनशिप टू एनीवन बॉर्न इन द US। तो ये वहाँ पे उन्होंने बोला है कि यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट साइंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू इंड बर्थ राइट्स सिटीजनशिप, बस यही है। उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, H1 वीज़ा जो होल्डर्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, टेम्प्रोरी वीज़ा होल्डर्स जो उनके ऊपर, इंपैक्ट ऑन द इमिग्रेशन, कर्व द बर्थ टूरिज्म को भी कर्व करेगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम ऑन ब्रह्मपुत्र कौन बना रहा है, चाइना बना रहा है। ओवर द 3 times द कैपेसिटी ऑफ द जो 3 गॉर्ज जो डैम है उससे भी 3 times लार्जर है। लोकेशन वगैरह बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता है कि जो तिब्बतन रीजन में यारलुंग ज़्यांगबो रिवर बोलते हैं इसको, ब्रह्मपुत्रा को तिब्बतन रिवर में, तो जहाँ से ये टर्निंग पॉइंट है वहीं पे ये बना रहा है ये डैम। उसके बाद इसका कंसर्न क्या रहेगा, इंजीनियरिंग चैलेंजेस है, बहुत बड़ा है, टेक्टोनिक प्लेट पे है ये, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो
पंगसुआ पास कहाँ पे है, बस डायरेक्ट याद रखिएगा नाम कहाँ पे, पंगसुआ पास ही जो पंगसुआ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, या तो ये पूछ लेगा प्रीलिम्स में पंगसुआ पास जो है पंगसऊ जो पास इंटरनेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो अरुणाचल प्रदेश में, या तो ये पूछ लेगा कि पंगसऊ पास कहाँ पे है, ये दोनों पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हमको फिलाडेल्फिक कॉरिडोर। फिलाडेल्फी कॉरिडोर लोकेशन याद रखिए, ये देखिए जो गाजा स्ट्रिप है उसके जो सदर्न पार्ट वाला जो है, सदर्न मोस्ट पार्ट जो इजिप्ट के साथ शेयर करता है सिनाई पेनिनसुला के साथ, इसी को बोलते हैं। ये बस ये याद रखिएगा। कॉरिडोर ओरिजिनली स्टेब्लिश्ड अंडर द 1979 इजराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी के बाद। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और लोकेशन याद रखना है, क्या कि केरम शलोम जो है एक पासिंग है, ये यहाँ पे सदर्न पार्ट ऑफ द इजराइल के नहीं सदर्न पार्ट ऑफ द गाजा स्ट्रिप यहाँ पे। बस ये दो लोकेशन याद रखिएगा कि गाजा स्ट्रिप के पास में है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और ये केरम शलोम। फिर अबाउट गल्फ ऑफ मैक्सिको, देखिए इसने क्या बोला, रिसेंटली देयर हैज बीन ए प्रपोजल टू चेंज द गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका। ट्रंप ने ऐसा बोला था, इसलिए न्यूज़ में है। बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर करता है, यूएसए नॉर्थ में, मैक्सिको वेस्ट एंड साउथ में, क्यूबा साउथ ईस्ट में है जो इसका। कौन कौन सी रिवर इसको ड्रेन करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिसिसिपी और रियो ग्रैंडे जो रिवर है, ये दो इसको करती हैं, बाकी और यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। पनामा कनाल के बारे में देखेंगे हम लोग। पनामा कनाल जो है ये आर्टिफिशियल जो है वाटरवे कनेक्ट्स या पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन थ्रो पनामा। उसके बाद द कनाल जो ट्रांसपोर्ट शिप थ्रो कहाँ से, जो गटून जो लेक है उससे जो होता है। ये शिप पास कहाँ से होते हैं, गटून लेक से। एक जो लेक है एकदम जो छोटा सा है उसको गटून लेक बोलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इतना टोटल, अगर ये पनामा कनाल नहीं रहेगा तो यूएसए को घूम के इस वेस्टर्न साइड को कुछ भी सप्लाई करने के लिए इतना घूम के जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो ख़त्म होता है इंटरनेशनल रिलेशन का भी सारा ख़त्म होता है। अब लोग नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग इकोनॉमी ख़त्म करने वाले हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा बताना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको सपोर्ट करना नहीं भूलना है, और आपको कैसे सपोर्ट करना है आपको पता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट इन द फर्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद।